हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास जो अपनी वन क्लास वन मैराथन वन सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम कवर करेंगे अर्थशास्त्र का पार्ट भाग 4 है यूथ पब्लिकेशन बुक का, जिसमें कि हम कंप्लीट करेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लगभग 400 से 500 प्लस क्वेश्चन। देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। उपरोक्त कथन किसका था? ऑप्शन ए एडम स्मिथ का। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है अंतिम सीमा मूल्य। गिफिन वस्तुओं का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन बी आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। इनमें से कौन सा सामग्री आवश्यकता योजना MRP का एक आउटपुट है? ऑप्शन बी नियोजित आदेश अनुसूची। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी। खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है ऑप्शन सी उपभोग वस्तुएं। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए शुद्ध निवेश बराबर सकल मूल्य, सकल मूल्य निवेश मूल्यह्रास के रूप में। नेक्स्ट है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है कुल लागत के रूप में। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष। उत्पाद की प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से जानी जाती है औसत लागत के नाम से। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है शून्य। ह्रास्यमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो है ऑप्शन बी ह्रासित होती है। मार्क्सिज्म के अनुसार विकास का तीसरा स्तर है सामंतवाद। एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी जॉन मैनार्ड कीन्स को। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं? ओलिगोपोली उसको बोलते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? जॉन मैनार्ड कीन्स शायद यही थे। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? नॉमिनल पार्टनर। निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी नील्स हेनरिस डेविड बोर। निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ऑप्शन डी बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्मित होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उद्योग। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? उत्पाद की गठरी। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? कृषि।
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? पूंजीवादी में कैपिटलिज्म। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? तो ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? खेती। कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की जो है ऑप्शन बी तृतीय गतिविधि का एक हिस्सा है। नेक्स्ट ऑप्शन डी वस्त्र क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रोजगार के लिए कार्य करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से जो है ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। ऑप्शन सी कुटीर उद्योग का। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? कृषि उद्योग को। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? ऑप्शन बी पीली क्रांति। गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारतीय समाजवाद का मिश्रण है। ऑप्शन सी मार्क्सवादी और गांधीवादी। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि है। ऑप्शन ए जीडीपी। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। सही कथन है ऑप्शन सी दूसरा। हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बी तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है? तो इसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सकल घरेलू उत्पाद निम्न में से किसका कुल मूल्य है? ऑप्शन डी एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का एवं सेवाओं का। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? ऑप्शन सी एनएनपी बराबर जीएनपी यानी कि मूल्यह्रास माइनस मूल्यह्रास यानी कि डिप्रीसिएशन। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? राजकृष्ण ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सही कथन है ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? ऑप्शन सी सेबी। निम्नलिखित में से दो सर्वाधिक उचित विकल्प चुनें। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान, ऑप्शन बी एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और दी गई सेवाओं का कुल मूल्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन डिप्रिसिएशन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ऑप्शन बी एनएनपी। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? ऑप्शन डी बासमती चावल। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा था 32%। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र की। भारत में यह नेक्स्ट है 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र की। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पीसी महालनोबिस। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। इसमें आएगा रिक्त स्थान में ऑप्शन सी 1951 से 56 में। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान जो था वो कृषि क्षेत्र पर था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी ऑप्शन सी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1991 में। भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई। ऑप्शन बी 12 इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट्स एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्लानिंग्स माना जाता है? ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस को। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? 9%। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष 1951 में शुरू हुई थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? ऑप्शन बी कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? ऑप्शन ए के एन राज।
भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया? एम.एन. राय। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? 1991। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन की निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची में। भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार ने 2012 से 17 की जो है ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना को ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। अब जो खत्म हो चुकी योजना आयोग, नीति आयोग आ चुका है इसकी जगह। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1956 से 61। समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर कहा जाता है महालनोबिस योजना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी अप्रैल 1935 में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। और उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से सिडबी का सही रूप क्या है? ऑप्शन सी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? विजया बैंक और देना बैंक। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति का। नाबार्ड का सही रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। राजा चरैया समिति कर सुधार से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से और तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन डी एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस इसका जो है फुल फॉर्म है। बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? बैंकिंग लोकपाल। रुपए के लिए चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? उदय कुमार। भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूशंस का एक विवरण हो सकता है? ऑप्शन डी निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवा का वितरण। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है? ऑप्शन बी कपास एवं कपास के लत्ते। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। एक संपत्ति जो एक उधारकर्ता के पास होती है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करती है जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता कहलाती है? ऑप्शन ए समपार्श्विक। अधिकांश रोबोटिक्स बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है। भविष्य के वित्तीय लेन देन प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे? ऑप्शन डी वायरलेस। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? नासिक। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? ऑप्शन सी 15। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ऑप्शन बी वर्ष मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक पीडीआई निर्मित किया। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? सीडी देशमुख। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने 2021 में विजन 2021 शुरुआत की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन सी 1975। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैम्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई का प्रतीक क्या है? एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर्स। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही है? तो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, गलत कथन है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना हुई थी वर्ष 1806 में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है? जनता के लिए बैंकर। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? 1955। बैंक दर, बैंक रेट शब्द का क्या अर्थ है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई गई जाने वाली ब्याज ऋण। वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किए? ऑप्शन ए नंदन नीलेकणी समिति ने। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? ये सभी। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एक्सिम बैंक इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी 1935 में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने यूनो केस पॉइंट नामक कॉर्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है? एसबीआई। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1980 की पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6। निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुसंधान से संबंधित है? एस पद्मनाभन समिति। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? न्यूनतम भंडारण प्रणाली।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? ऑप्शन डी, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं थे? के कस्तूरी रंगन। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है, संबंधित बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसका दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता? मांग आधारित जमा स्वीकार। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। निम्नलिखित में से कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है? M1। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। 2000 के बैंक नोट विमाएँ क्या हैं? 66 mm इंटू 166 mm। भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? मात्रात्मक, गुणात्मक बैंक। दो 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है? मनमोहन सिंह ने। एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे? 100। वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन करता है? ऑप्शन सी, नाबार्ड। रिलायंस जियो इन्फोकॉम्स लिमिटेड किस नाम की अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ करने की योजना बना रही है? जियो कॉइन। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा सांची का स्तूप। वर्ष 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की? विमुद्रीकरण। अब यहाँ पे 200 के नोट पे सांची का स्तूप है, 500 के पे दिल्ली का लाल किला, 2000 के पे मंगलयान था और ये बंद हो चुका है, अब चलन में नहीं है। 100 रुपये का रानी की वाव, 50 पे हम्पी का रथ है, 120 रुपये पे एलोरा की गुफा और 10 रुपये पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? हम्पी के रथ मंदिर का। भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर है? ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? साख। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपए की विनिमय दर के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन बी, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। किस यूरोपीय देश ने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत की तथा हाल ही में दुनिया में पहला कैशलेस नकदी रहित देश बनने की कारण सुर्खियों में है? स्वीडन। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या है? 20। विमुद्रीकरण नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके थे? 1000 और 500 के। भारत में पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी थी? 10,000। एनईईटी और आरटीजीएस के साधन हैं मुद्रा अंतरण। इनमें से किस बैंक के बोर्ड ने भारतीय महिला बैंक को स्वयं में विलय की मंजूरी दी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा आरंभ की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है
भारतीय महिला बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि थी 30 जून 2016। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति जमानत राशि होती है कर्जदार की परिसंपत्ति। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियामक प्राधिकरण है बैंकों का। भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रीकरण तकनीक का प्रयोग किया जाता है इंटांगिलो प्रिंटिंग। आईसीआईसीआई बैंक की पहल के लिए है बैंक की महिला कर्मचारी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। 24वें शक्तिकांत दास। भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? पैसे उधार देना। आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। एईएमआई भारत सरकार द्वारा रुपए को किस वर्ष अपनाया गया? 2010। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किस सिद्धांत पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 99%। भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नकद मूल्य का कितना प्रतिशत है? 86%। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। ब्रांच लैज बैंकिंग सर्विसेज फर्म ऑक्सीजन ने किस बैंक के साथ 2018 में एक रणनीति साझेदारी की घोषणा की है? फार्निकेयर स्मॉल फाइनेंस ने। द्वैवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बैंकिंग से। CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। उस संगठन का नाम चयन करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। IIM रांची। बिटकॉइन DASH, एथेरियम्स, मोनोरो, लाइटकॉइन और जेड कैश जैसे क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने की अनियमित साधनों को कहते हैं इनशियल्स कॉइन्स ऑपरेशन। बैंकों के आंतरिक नियंत्रण को सुधारने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 30 अप्रैल 2018 तक सभी बैंकों को क्या करने के लिए कहा था? स्विफ्ट को अपने मूल बैंकिंग समाधान CBS से जोड़ने के लिए। हाल ही में जनवरी 2 एक मिनट, ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो संस्था का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक SBI। ARDC निम्न में से किस बैंक की शाखा है? नाबार्ड की। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड के उस अनुभवी चार्ट अकाउंट्स और दीर्घकाल से स्थायी सदस्य का नाम क्या है जिन्हें नीरव मोदी घोटाले के बाद बैंकों में धोखाधड़ी के जोखिमों और गैर निष्पादनीय संपत्तियों का ब्यौरा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया? YH मलेगाम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक चौथा भिन्न है। विषम की पहचान करें। SBI। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? RBI के गवर्नर। BPLR का पूरा नाम क्या है? बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। इनमें से कौन सा भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। HDFC बैंक के निजी बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राकेश सिंह। करंट के क्वेश्चन है इसमें। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है? ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक। भारत में
कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW की। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है अवसाद। मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? उत्तरी अमेरिका। जब कीमतें प्रतिवर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बेलगाम मुद्रास्फीति। अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? पेट्रोलियम। भारत में हेडलाइंस मुद्रास्फीति के मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? WPI, थोक मूल्य सूचकांक का। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। नेशनल स्टॉक NSE का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? मुंबई। महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? फेरवानी समिति। निम्नलिखित में कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं को उत्पादन के लिए लाया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं। FDI का अर्थ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों को एक सूचकांक है 30। FDI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FERA का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एप्पल के बाद $900 बिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? अमेजन। स्थानीय संपत्ति की खरीदारी हेतु बाह्य स्रोतों से उपलब्ध राशि में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? पूंजीगत अंतर्प्रवाह। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भारत 22 जो है नामक दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूनियन वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। भारत में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी किस शहर में स्थित है? मुंबई। सरकार के कुल व्यय ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। बुल और बियर शब्द उपयोग किए जाते हैं शेयर बाजार में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1875 में। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तु को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान में मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक व्यवस्था। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त। भारत की संसद में केंद्रीय बजट 2018-19 किसने पेश किया था? अरुण जेटली ने। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। वित्तीय वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है लेखानुदान। केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित विलय किस वर्ष किया जाएगा? 2017-18 में। एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए निम्नलिखित में से किसे 1 फरवरी 2017 तक एक महीने के लिए आगे बढ़ाया गया? बजट की प्रस्तुति। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा जाने वाला है? वडोदरा में बन चुका है अब तो।
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम चेट्टी। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? 10%। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स वस्तु एवं सेवा कर। कौन सी भारतीय योजना नवंबर 2015 में से सभी कर योग्य पदार्थों पर 0.5 शेष द्वारा वित्त पोषित है? स्वच्छ भारत अभियान। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? 28%। भारत में कोई वस्तु सेवा जीएसटी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी में 4 स्लैब हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 5, 12, 18 और 28। प्रत्यक्ष करों को निजी किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? कानून और न्याय मंत्रालय। जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1994। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर आधारित किया जाता है उस गंतव्य एवं जहां वस्तुओं की सेवा की खपत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? स्टाम्प शुल्क। ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? जीएसटी। विवाद 2 नहीं। 1 मिनट। कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? निष्पक्षता का सिद्धांत। प्रत्यक्ष करों को मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? उपभोक्ता को। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है एक संविधान संशोधन विधेयक। भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 के कौन से महीने में लागू किया गया? जुलाई। टैक्स को कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सिद्धांत माना गया है। माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है? 1 साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ कर। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? 1872 में। उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? राजस्व। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? आयकर। जीएसटी के पहले नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग्स अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष हैं बद्री नारायण शर्मा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई? 1881। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? 31.15। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? 65.46%। प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या है। मृत्यु दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1084। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 940।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? 31.69। 2011 की HDI मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अब तो पहला हो गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 940। विश्व की जनसंख्या लगभग है 7 अरब। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? मॉल्थस। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से राज्यों को वर्तमान आबादी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सबसे बड़ा राज्य बताइए। महाराष्ट्र। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की पहली सूची में शामिल है? गुवाहाटी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से शहरों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई। वर्तमान में जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? केरल। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंगानुपात है? हरियाणा। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल्स बॉन्ड। भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग 1407 से कम है को गरीब माना जाना चाहिए। MRTP अधिनियम 1969। निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? मनी रिजर्वेशन ट्रेड पॉलिसी एक्ट। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? कर। 2020 तक भारतीय बाल श्रम बल की अनुमानित वृद्धि कितनी है? 160 से 170। घरेलू मुद्रा के वाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन। टोकन, क्रेडिट या धन के उपभोग के बिना वस्तु या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वस्तु विनिमय। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL किससे संबंधित है? GDR। विश्व के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते समूह को कहते हैं? भुगतान शेष। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन। किस कंपनी ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित की? सैमसंग ने। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को कहते हैं? व्यापार संतुलन। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? 40 था। मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? महबूब उल-हक, पाकिस्तान के थे ये। अब यहाँ पे जो करंट के क्वेश्चन है ये आएंगे नहीं, करंट के लिए आप लोग जो है मैगजीन को देखिए, ठीक है। सारे करंट के क्वेश्चन है अब इसमें। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS द्वारा विनियमित है? ऑप्शन ए, प्रेडा द्वारा। करंट के क्वेश्चन है सारे। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? कौन से बने शेर का? ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग रिवाइज करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
थैंक यू।